આપણી સાથે અત્યારે જે મેનેજમેન્ટ હવે ડિસ્કશન કરવા માટે રિઝલ્ટ્સના બેસિસ ઉપર ખાસ જોડાઈ રહ્યા છે એ થર્મેક્સના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સ અને એની સાથે જ આગળ કેવું आउटलुक बनी રહ્યું છે એના વિશે વાતચીત કરશે આપણી સાથે કંપનીના एमडी અને सीईओ आशीष भंडारी. सर बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून. शुरुआत एक्चुअली मैं क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस के साथ करना चाह रही थी. जिस तरीके से ग्रोथ देख रहे हैं हम लोग सिमिलर पेस पे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये साल कैसा रहा उसी से एक शुरुआत करें. देखिए जो पिछले 3 महीने गए वो मेरे हिसाब से कोई बहुत स्पेशल नहीं थे. जो तिमाही गई क्योंकि ऑर्डर का था, बैकलॉग था, 3 महीने मिले जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, मैन्युफैक्चरिंग पे कैपेसिटी अवेलेबल थी, तो हम जितनी हमारी क्षमता थी उससे काम कर पाए. आई थिंक आगे भी जब थोड़ा सा कोविड का सेकेंड वेव भी कम हो जाएगा वापस प्रोडक्टिविटी हाई हो सकती है क्योंकि बैकलॉग है ऑर्डर्स में और हमें क्षमता भी है डिलीवर करने की. तो मेरे हिसाब से जो पिछले 3 महीने गए कोई अच्छे थे, पर हमें इंटरनली वो एक्सपेक्टेशन भी था कि हमें अगर अच्छे 3 महीने मिले तो हम वो ऐसा डिलीवर कर सकते हैं. अगर हम अभी का पीरियड देखें तो मई काफी मुश्किल था. मई मुश्किल था क्योंकि फैक्ट्रीज में लोगों की कमी थी. हम हमारी खुद की सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस काफी थे. दूसरा काफी जो चल रहा था, काफी लोगों के घरों में तकलीफें वगैरह थी. तो ओवरऑल लोगों की कमी थी. एक और बहुत बड़ी जो समस्या थी कि ऑक्सीजन की कमी थी. ऑक्सीजन की कमी थी सिर्फ हमारे प्लांट्स में ही नहीं बल्कि हमारे सब वेंडर्स और जो पूरा इकोसिस्टम है उस सब में क्षमता कम थी डिलीवर करने की. और जो तीसरी बात थी, हमारे जो गुजरात में 3 प्लांट्स हैं वहां पे साइक्लोन का भी इम्पैक्ट हुआ था जो कि काफी प्रभावशाली हो सकता था. उतना प्रभावशाली था नहीं, पर उसकी वजह से भी हमारी थोड़ी कैपेसिटी कम हुई. तो अप्रैल और मई में इम्पैक्ट हुआ है. मुझे आशा है कि जून हमें अच्छा मिलेगा प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, पर पूरी तरह कह नहीं सकते अभी क्योंकि कोविड से हमने देखा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. हमें सहनशीलता रखनी पड़ेगी और धैर्य रखना पड़ेगा. पर अगर हमें मतलब कोविड कम हुआ तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और डिलीवर करने में पीछे नहीं हटेंगे कहीं से भी. अग्रीड सर. ऑपरेशनली ये क्वार्टर काफी बेहतरीन था, हम लोग देख भी रहे हैं नंबर्स के तौर पे. आपकी तरफ से कमेंट, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस के फ्रंट पे एक काफी इजाफा हम लोग देख चुके हैं, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट मार्जिन्स में नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मैं एक्सपेक्ट करूं? क्या कोई प्राइस हाइक का क्वांटम आपने लाइन अप किया हुआ है जो सिमिलर काइंड ऑफ इन्फ्लेशन प्राइस हाइक्स में दिख रहा है उसकी वजह से? तो देखिए ग्रोस मार्जिन काफी चीजों से इम्पैक्ट होता है. ये जो कमोडिटी प्राइस का जो इम्पैक्ट है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस इंडस्ट्री में है हमारा सबसे बड़ा इनपुट कॉस्ट स्टील का रहता है. हमारा जो रासायनिक केमिकल्स का जो बिजनेस है उसमें हमारा सबसे बड़ा इनपुट कॉस्ट स्टायरीन का रहता है. तो और उसके बाद एल्यूमिनियम, कॉपर, सब आप देखेंगे कि सबके दाम बढ़ गए हैं. वहीं पे नहीं, जो लॉजिस्टिक्स में जो पेट्रोल का दाम है, डीजल का दाम है, वो बढ़ गया है. इंटरनेशनल जो है शिपिंग का जो कॉस्ट है, कंटेनर के कॉस्ट है, वो भी बुरी तरह बढ़ गए हैं. तो इनपुट कॉस्ट का काफी इम्पैक्ट है. बल्कि जो हमारा पिछला क्वार्टर गया उसमें 10 करोड़ का इम्पैक्ट तो सीधा इनपुट कॉस्ट की वजह से था और आगे भी जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उनमें भी रहेगा. थोड़ी क्षमता है हमें कि जो हमारे इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं वो हम हमारे कस्टमर्स को भी प्राइस में बढ़ा, क्योंकि हमें ही नहीं हमारे कंपेटिटर्स को सबको दाम बढ़ाने पड़ेंगे. और काफी जो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे डिमांड है उन इंडस्ट्रीज ही वही है जहां पे दाम बढ़ भी रहे हैं. तो जो स्टील इंडस्ट्री फॉर जैसे वहां पे अगर कैपेसिटी बढ़ रहा है तो उनमें क्षमता भी है थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज अब्सॉर्ब करने का भी. तो थोड़ा हम प्राइस इंक्रीज करेंगे. थोड़ी जो हमने अच्छी आदतें जब कोविड हुआ था, जब हमने हमारे कॉस्ट कम कर दिए थे, वो हम कोशिश करेंगे कि हम कॉस्ट कम ही रखें. काफी जो हम है डिजिटल और नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे. तो
थोड़ा हमें कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े ही हमने हमारा इंटरनल कॉस्ट मैनेज करना पड़ेगा। दोनों अगर हम अच्छे से करें तो मैनेज कर सकते हैं। अग्रीड सर। सेक्टर वाइज तो हम लोग अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन स्पेशली मैं जो डिस्कस करना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी और केमिकल सेक्टर था, वहां से कैसी स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं? क्या कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स वहां से इनफ्लो हो रहे हैं? एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया उसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाए। देखिए, मैंने जैसे भी कहना है, आपका वही क्वेश्चन पहले भी था कि कहाँ से आ रही हैं ऑर्डर्स। अभी तक रिकवरी ब्रॉड बेस्ड रही है, हर सेक्टर से ठीक ऑर्डर्स आए हैं सामने। आगे एक और जो अच्छी बात थी कि अभी तक जो ऑर्डर्स आए पूरे देश से आ रहे थे, तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं करीब 80 पूरे देश में, उनका जो पिछला तिमाही गया था, काफी सालों बाद एक ऐसा क्वार्टर था जहां पे वो सब बोल रहे थे कि हमारा डिमांड स्ट्रांग था, पर मई में वो डिमांड वापस वीक होता हुआ देखा गया है। और कहना बहुत मुश्किल है कि जब ये कोविड का सेकेंड वेव जो कि पूरे देश में फैल रहा है वो कम हो जाएगा तो ये डिमांड वापस आएगा कि नहीं। तो हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा कि डिमांड आएगा तो हम तैयार हैं डिलीवर करने के लिए। पर उसी तरीके से कहना बहुत मुश्किल है कि अगर वो नहीं आएगा तो हमें कैसे मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरा जो ऑपरेटिंग वर्ड है वो फ्लेक्सिबिलिटी पे रहेगा, सहनशीलता पे रहेगा, धैर्य पे रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स के आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतरीन हो। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। થર્મેક્સના રિઝલ્ટ્સ બાદ સ્ટોક 5% ઉપર છે અને નજર કરી લો પાછા એક વર્ષમાં તો એકચ્યુઅલી આપણે સ્ટોકને ડબલ થતા બી જોયો છે। 1478 ના લેવલ્સની આસપાસ કામકાજ, ઓપરેશનલી ઘણા સારા નંબર્સ છે, ધ્યાન રાખતા રહીશું આપણે। એની સાથે જ ક્વિકલી બ્રેક પર લઈ લઈએ, બ્રેક બાદ પાછા ફરીને વાયદા બજારના જે કાઉન્ટર્સ બઝિંગ છે એની પર ડિસ્કશન કરીશું। મારી સાથે આ ડિસ્કશનમાં જોડાશે ડિફાઇનલ સોલ્યુશન્સના પ્રશાંત છાપા।